हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपका एग्जाम लगा हुआ है पीईटी यूपी ट्रिपल एससी में, पीईटी का एग्जाम आपका लगा हुआ है 28 और 29 अक्टूबर को। तो उसी की कुछ आपको पता है इस चैनल पे ग्राफ की प्रैक्टिस हमने कराई और कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर के इस चैनल पर पहले आप उनको भी देखिए। और आज आपकी ये क्लास जो होने वाली है, आपकी साइंस की क्लास होने वाली, जिसमें हम मैक्सिमम फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आपका बेहतर प्यार मिलता रहा तो आगे आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस इसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे। कल तक वो भी आपको क्लास मिल जाएगी। तो आज ये थोड़ी सी बड़ी क्लास होने वाली है, तो उम्मीद है कि आप सब इस क्लास को पूरी तरह अंत तक देखेंगे, जिससे आपका बेनिफिट बहुत होने वाला, क्योंकि जो इस पे प्रैक्टिस कराई जानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की होगी। और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे आपको एक क्वेश्चन में कई सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आर यू रेडी, एकदम तैयार है ना आप। तो चलते हैं और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेशन में क्या क्या बेहतर सवाल आ सकते हैं आपके पेपर में, या प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल इनसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी तैयार, और सबसे उम्मीद रहेगी कि आप भी जैसे ही आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे तो आप सबसे पहले उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लगातार आप आंसर देते रहें। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड हो सके, सबसे पहले आपको क्लासें मिलती रहें। ठीक है, तो इस पर आप देखिए कि पहला क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि परावर्तन का नियम जो है वो कोण I इज इक्वल टू कोण R के लिए मान्य होगा। यानी किसके लिए मान्य होता है? क्या वो हमेशा केवल समतल दर्पण के लिए मान्य होता है, क्या वो केवल अवतल दर्पण के लिए मान्य होता है, या केवल उत्तल और सभी दर्पणों के लिए? किसके लिए ऐसा पॉसिबल है कि जो परावर्तन का नियम आपने पढ़ा होगा, जब भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि परावर्तन के नियम में कि जब कोई प्रकाश की किरण, अगर आप समतल दर्पण में डालते हैं तो प्रकाश की किरण जैसे जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे वापस टकरा के चली जाती, तो आपने देखा होगा। इसके बाद आपने देखा कि जब यहाँ से हम नॉर्मल कोई यहाँ डालते हैं, अभिलंब डालते हैं, तो ये जो आई होता है और ये जो आर, यानी आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, और आपका ये रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तन कोण, ये बराबर होते हैं। यहाँ आप यही पढ़ते हो कि आई इज इक्वल टू आर होता है। तो क्या ये सभी एंगल सभी दर्पणों में ऐसा होता है, या फिर केवल और केवल समतल दर्पण के लिए लागू होता है? चलिए, आपका आंसर आना चाहिए, आपके आंसर लगातार कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का उत्तर आ रहा कि सभी दर्पण के लिए और केवल समतल दर्पण के लिए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप ये समझ लीजिए कि आपका कोई भी दर्पण हो, ऐसा कभी भी कोई भी दर्पण हो, उन सब के लिए ये पॉसिबल होता है कि आई और आर हमेशा बराबर होंगे। आप कोई भी दर्पण ले लीजिए, अगर आप लेते हैं, मान लो अवतल या उत्तल दर्पण भी आप लेते हो, जैसे आपसे कह दें कि आपके पास एक दर्पण है, ये है आपका कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आप जब इसमें से कोई रे डालते हैं, कोई भी प्रकाश की किरण डालते हैं, तो प्रकाश किरण टकराने के बाद जैसे यहाँ से गुजरी, तो इसमें आप देखो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये जो है आपकी, इनके बीच आप हमेशा नॉर्मल डालेंगे, हमेशा आप इनके मध्य में नॉर्मल डालेंगे। और जब नॉर्मल मध्य में डाला जाएगा तो ये आई और आर हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। आई और आर हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये बात अब आपको याद रखनी है कि केवल ये समतल, अवतल या उत्तल के लिए नहीं होता, ये जितने भी आपके दर्पण होंगे, वो कोई भी दर्पण हो, हर एक दर्पण में आई इज इक्वल टू आर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी सभी दर्पणों के लिए। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है? ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये बात अब आपको याद रखना है हमेशा कि सभी दर्पणों के लिए ये पॉसिबल है। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर, जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है और आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ऑलवेज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आर के, यानी दोनों क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप भी उत्तर देने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी दे दीजिए। कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। बताइए भाई, जल्दी से बताइए। यदि अवतल दर्पण का कोण, आपतन कोण बता रहे हैं, आपतन कोण वही इंसिडेंट एंगल, जो लोगों को हिंदी में थोड़ी दिक्कत है हम उनको साथ साथ बताते चलेंगे कि इंसिडेंट एंगल की बात हो रही है।
तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। चलिए अभी अभी हमने बताया है कि अगर आपका इंसिडेंट एंगल मान लो ये है आपका इंसिडेंट एंगल, इसी को आप कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। ठीक है, ये आपका नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड ये रे होती। ठीक है, ये आपकी परावर्तित किरण होती, ये आपतित किरण होती। तो इनके बीच ये जो आई और आर है हमेशा बराबर होते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपतन कोण आपका 30 डिग्री, वो दर्पण कोई भी हो, दर्पण पे फोकस नहीं करना है आपको, आई और आर बराबर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसे ध्यान रखना है। तो अगर आई आपका 30 डिग्री है तो आपका आर भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। वो चाहे समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो। सवाल को ऐसा लिखते हैं कि लड़का कंफ्यूज हो, उन्होंने स्पेशली अवतल दर्पण डाल दिया है। तो मेरे भाई अवतल यहाँ लिख कर दें या फिर उत्तल दर्पण लिख कर दें, आपका उत्तर हमेशा वही रहेगा। तो इस चीज़ से आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं यहाँ अवतल लिखा है तो यहाँ कुछ और होने वाला। ठीक है, यहाँ कुछ और नहीं होने वाला, यहाँ भी वही होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत सारे सवाल हम लोग करने वाले, बस आप पूरी तरह से तैयार रहें, आप आंसर देते रहिए फटाफट। ठीक है, तो आपके आंसर कमेंट बॉक्स में लगातार चलते रहने चाहिए। तो लिखा है स्पेस लिखा है डैश और कह रहे हैं कि आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। ये बताइए आप कि आपतन कोण किसके किसके बीच जो बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा कि डैश कह रहे हैं कि और किसके बीच में, आपतित किरण के बीच कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और किसके बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए भाई, आपतित किरण और किसके बीच के, तो अभी तो हमने बताया है कि आपकी ये जो रेखा होती है इसको कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण मेरे दोस्त, आपतित किरण। और ये रिफ्लेक्ट होकर के जो जाती है इसे आप कहते हो रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। और इसके मध्य में डाला जाता है नॉर्मल। क्या डाला जाता है मेरे दोस्त, नॉर्मल यानी अभिलंब। क्या डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो इनके बीच में बना एंगल आई होता है, इसको आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसके बीच बने एंगल को परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ये आई होता है, ये आर होता है। तो यही तो सवाल में पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपतित किरण और किसके बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो आप बताइए, पहला ऑप्शन है सतह, अभिलंब, स्पर्श रेखा और परावर्तित किरण। तो किसके किसके बीच में, अभिलंब, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नॉर्मल, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल और हिंदी में अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है ना पूरी तरह से। तो बस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी। तो बस सबके आंसर ऐसे ही आते रहें लगातार, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट आपके चलते रहने चाहिए। ठीक है, ओके। तो मजा आ रहा आपको सवालों कर करके। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन आगे आप देखेंगे सवाल मिलने वाले, और वो सभी सवाल जो आपके पेपरों में कभी न कभी कहीं न कहीं पूछे गए वो सभी लिए गए। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ से मिलने वाली है, आपको विद कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें भी आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, समतल दर्पण की शक्ति होती है। ये बड़ा प्यारा सवाल है और इसमें बहुत गलत होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं पावर की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, पावर की, यानी शक्ति की। चलिए आप बता सकते हैं कि पावर और शक्ति का क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पावर यानी शक्ति की बात हो रही है। चले तो समतल दर्पण की शक्ति बताइए भाई, समतल दर्पण की शक्ति क्या होती है। अब कई लोगों को समस्या है कि जैसे ही समतल दर्पण देखते हैं बस उनके दिमाग में केवल एक चीज आता है आंसर, और वो क्या है, अनंत। जैसे ही वो समतल दर्पण देखते हैं बस उनके दिमाग में अनंत आता है। मेरे भाई हर चीज अनंत ही नहीं होता समतल दर्पण में। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि समतल दर्पण की कहानी क्या है। देखिए आप,
पहले तो आप ये जानिए कि पावर किसे कहते हैं, पावर, ठीक है ना, शक्ति किसे कहते हैं। देखिए कोई भी दर्पण पे जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वो प्रकाश की किरण को कितना डायवर्ज या कन्वर्ज करता है। कोई भी प्रकाश समतल दर्पण कोई भी दर्पण हो, प्रकाश की किरण को कितना डाइवर्स यानी फैलाता है बाहर की ओर या फिर कन्वर्ज करता है प्रकाश की किरणों को, वही उसकी क्षमता होती है। तो अवतल और उत्तल में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कभी समतल दर्पण पढ़े मेरे दोस्त, तो समतल दर्पण में क्या होता है, ये तो पूरी तरह से प्लेन होता है, और जब आप प्रकाश की किरणों को ऐसे डालते हैं, मान लो ये डाला आपने प्रकाश की किरण को, जितने डिग्री पर ये आई है इधर, ठीक है, अच्छे से, तो यहां से इतने ही डिग्री पर वापस हो जाती है, इतने ही डिग्री पर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। और भी किरणें मान लो एक दूसरे के पैरेलल हमने डाल दिया, ये किसी के समांतर डाल दिया, तो ये समांतर ही चली जाती। अब आप खुद देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर आई हैं, एक दूसरे के समांतर भी जाती हैं, एक दूसरे के समांतर आई हैं, एक दूसरे के समांतर, क्या इसमें टकराने के बाद इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को दूर की ओर फैलाया है या एक दूसरे की ओर कन्वर्ज हुई हैं? ऐसा कुछ यहाँ दिखता है आपको? बिल्कुल नहीं होता। तो जब इसमें बिल्कुल ना तो किरणों को फैलाने की क्षमता है, दूर फेंकने की क्षमता है, और या ना ही कन्वर्ज करने की यानी इकट्ठा करने की क्षमता है, तो इसकी क्षमता तो कुछ कर ही नहीं रही। इसमें तो प्रकाश की किरणों को ना इकट्ठा कर पा रहा है और ना ही फैला पा रहा। इसलिए इस दर्पण की, इस समतल दर्पण की जो शक्ति होती है मेरे दोस्त, वो हमेशा शून्य होती है। कितनी होती है? तो इस बात का ध्यान रखना कि अनंत हमेशा उत्तर नहीं हुआ करता समतल दर्पण में। माना कि कई चीजें अनंत होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अनंत होता है, ठीक है। तो शक्ति शायद आप समझ पाए होंगे। ऐसा प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो क्षमता होती है, ये अवतल और उत्तल में होती, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में होती है, लेकिन समतल में नहीं होती। जब आप कॉनकेव की बात करें तो यहाँ आप देखें, ये आपका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ प्रकाश की किरणें, ये मान लो आपने डाला तो ये ऐसे आती, देखो ये क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। ये प्रकाश की किरणों क्या कर रहा, इकट्ठा कर रहा। तो इसमें क्षमता है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने की, लेकिन ऐसा समतल दर्पण में नहीं होता है। तो इसलिए समतल दर्पण की आपकी क्षमता हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, शून्य होती है, ना कि अनंत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप पूरी तरह से आज समझ पाए होंगे कि पावर क्या होती है किसी भी दर्पण की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, ठीक है, कि कितनी होती है, शून्य होती है। कितना होता है मेरे दोस्त? शून्य होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो फिर आप एक बार लाइक तो कर दीजिए, और अगर अभी तक भी क्लास आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे भी देखते रहिए। आपको जब पसंद आए तब आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक काम जरूर करिएगा, आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब आप शेयर करेंगे तो हम बहुत से बच्चों तक इस क्लास को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, ठीक है ना, जिससे मैक्सिमम बच्चे इस क्लास का फायदा उठा पाएं, इस प्रैक्टिस सेशन का आनंद ले पाएं, ठीक है, और अपने पेपर को बेहतर से बेहतर बना पाएं। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला सवाल आप उड़ा दीजिए, लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आज का पांचवा सवाल क्या कह रहे हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। चलिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताइए क्या होगी ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की बात हो रही है, यहां बताइए क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। किसकी बात की जा रही है? वक्रता त्रिज्या की बात हो रही है। चलिए देखिए, समतल दर्पण के बारे में हम बताते हैं। जैसे समतल दर्पण कोई है, मान लो ये रखा है, तो समतल दर्पण में आपको पता है कि इसकी कोई रेडियस नहीं होती है, इसकी कोई भी त्रिज्या नहीं होती है। त्रिज्या का मतलब जैसे आपके पास ये एक सर्कल के आकार का है कोई आकृति, अब आपका तो ये रेडियस है,
ठीक है, ये यहाँ से रेडियस है। लेकिन आप इसको, और मान लो ये आपका भी दर्पण है, अब आप इसको फैलाते जाओ फैलाते जाओ, जब आपको फैलाते फैलाते आप इस आकार का ले आओगे तो आपकी रेडियस, आपका सेंटर ही नहीं पता होगा कि सेंटर कहाँ पर है। जब आपको सेंटर नहीं पता होगा तो आप रेडियस नहीं बता सकते, और आप रेडियस नहीं बता सकते तो आप उसकी फोकस दूरी भी नहीं निकाल सकते। आपको इसकी पता नहीं फोकस दूरी कहाँ, क्योंकि फोकस बिंदु तो प्राप्त ही नहीं हो सकता है। वो एक जगह प्रकाश की किरणों को कहीं फोकस ही नहीं करता। अभी तो हमने बताया है कि वो पैरेलल आती हैं तो पैरेलल जाती भी हैं, कहीं एक दूसरे से टकराती नहीं, फोकस बिंदु बनता ही नहीं है। तो अगर फोकस बिंदु नहीं बनता, वक्रता त्रिज्या नहीं, तो ये सब क्या हो जाएंगी, ये अनंत होती हैं, ये इन्फिनिटी होती हैं। तो इसे ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो इसकी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ठीक है ना, फोकस बिंदु, ये सब अनंत पर होते हैं, लेकिन इसकी शक्ति, इसकी क्षमता जो है, पावर जो है, पावर वो आपकी क्या होती है, 0 होती। तो ये शायद बात आप समझ पाए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी। शून्य और अनंत के बीच कहीं भी नहीं, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। शून्य और अनंत के बीच नहीं होता, अनंत होती है, अनंत के बीच नहीं, ठीक है, अनंत ही होता है। तो इसे ध्यान रखना है कि वक्रता त्रिज्या जो रेडियस होती है, कर्वेचर ऑफ रेडियस, ये आपकी अनंत होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्निफिकेशन की, आवर्धन की बात कर रहे हैं, आवर्धन। अब बहुत से बच्चों को आवर्धन नहीं पता। हाँ ठीक है, आपका आंसर आ रहा है अलग अलग, लेकिन आवर्धन की बात अगर आपको नहीं पता तो पहले तो आपको आवर्धन समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आवर्धन समझना पड़ेगा। ओके, चलिए तो आइए आवर्धन आपको बताते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अगर वो दर्पण आपकी इमेज को, ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत गलत होता है, इससे बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाता है, पर यहाँ आप कुछ सेकंडों में ही इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, देखिए, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण आपकी इमेज जो दिखाता है, अगर आपके बराबर, आपकी लंबाई के बराबर ही आपकी इमेज दिखाता है तो उसकी आवर्धन जो है, आवर्धन क्षमता वो 1 होती है। ठीक है, वो क्या होती है, 1 होती है। यानी आवर्धन का काम होता है उस वस्तु की लंबाई और इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई को दर्शाना कि किस रेशियो में दिखाता है। अगर आपकी लंबाई के बराबर है दोनों इमेज की लंबाई, तो इसका मतलब आवर्धन 1 है। कितना है मेरे दोस्त, 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर आपकी लंबाई से छोटा है, क्या है वो, आपकी इमेज जो है आपकी लंबाई से छोटी है, तो इसका मतलब 1 से कम है। 1 से क्या है, कम है, 1 से कम है। अगर आप ना जानते हो तो आवर्धन जान लीजिए, m = क्या होता है, आप बता दीजिए, I/O होता है। क्या होता है, I/O। I क्या है, लेंथ ऑफ इमेज है, और O क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। अगर मान लो प्रतिबिंब की लंबाई कम है वस्तु की लंबाई से, जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, तो कम है ना, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो देखो 1 से कम आ रही, हाफ का मतलब, आधा का मतलब क्या हुआ, 1 से कम हुआ। तो यही बात हम कह रहे हैं कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है तो इसका मतलब क्या है, वो आवर्धन 1 से हमेशा कम होगा। ठीक है ना। अगर प्रतिबिंब की लंबाई छोटी है वस्तु की लंबाई से तो आवर्धन सदैव 1 से कम होगा। और अगर ये बड़ी हो जाए, मान लो ये 4 हो जाए और ये आपका कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो आप कहेंगे अब तो 2 आ रहा। यानी इमेज की लंबाई अगर वस्तु की लंबाई से बड़ी हो जाए तो आवर्धन 1 से बड़ा आता है। तो 3 बातें याद रखनी है कि अगर दोनों की लंबाई बराबर है तो आवर्धन 1 है, अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी है तो आवर्धन सदैव 1 से कम होगा, और अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से ज्यादा है तो हमेशा आवर्धन 1 से ज्यादा होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, इस पे सवाल आपके लगातार पेपरों में पूछे गए। तो अब बताइए समतल दर्पण की बात क्या है। आप जब समतल दर्पण को पढ़ते हैं, समतल दर्पण की कहानी, तो आपको पता होना चाहिए समतल दर्पण जो आपको इमेज दिखाता है, जो आपको समतल दर्पण आपका प्रतिबिंब दिखाता है, वो सदैव आपकी लंबाई के बराबर दिखाता है।
आपकी लंबाई के क्या दिखाता है, बराबर दिखाता है। इसका मतलब इसका आवर्धन सदैव 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, यानी डी ही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस ऐसे ही आप लगातार आंसर फेंकते रहिए, ठीक है ना। आपका देखना मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाएगा कि हाँ आपको चीजें आ रही हैं, आपने पढ़ रखा है, तो आप बेहतर उत्तर जरूर कर पाएंगे। ठीक है, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप जरूर सवालों को नोट करते जाइए और इन सवालों की प्रैक्टिस करके जाइएगा आप अपने एग्जाम में। ठीक है ना, बस 1-2 बार आप सेशन को जब देख लेंगे तो चीजें आपकी वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इजली भाषा में, एकदम आसान सी भाषा में आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला क्वेश्चन आप भी बनाने की कोशिश करें। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। पेरिस्कोप, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे तो इस पेरिस्कोप के बारे में जानते ही नहीं। क्या कह रहे हैं कि पेरिस्कोप बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। अब पेरिस्कोप अगर नहीं जानते हैं आप तो फिर सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, पेरिस्कोप आपने कभी देखा हो, आपने, हाँ ठीक है, कई लोगों का उत्तर आ रहा है। ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बस उत्तर आप ऐसे ही बताते रहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके अपवर्तन है, पूर्णांतरिक परावर्तन है, विवर्तन है और परावर्तन है। ठीक है ना, आपसे रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है और आपका रिफ्लेक्शन है। ये आपके ऑप्शन है चारों। तो बताइए पेरिस्कोप, पहले तो आप बताइए कि पेरिस्कोप क्या जानते हैं आप, नहीं जानते हैं। तो पेरिस्कोप का प्रयोग क्या होता है, जब आपने कभी देखा हो जो आपकी समुद्री पनडुब्बियां होती हैं, कौन होती हैं, समुद्र के अंदर जो पनडुब्बियां चलती हैं, पनडुब्बियों के अंदर लगाया जाता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का काम क्या होता है कि वो बाहर की चीज़ों को, वो ऊपर से एक पाइप के नली के द्वारा बाहर की चीज़ों को क्या करता है, अंदर पनडुब्बी के अंदर बैठे हुए लोगों को दिखाने का काम करता है। लेकिन वो कभी किसी वस्तु को कैसे दिखाता है, तो वो जब दिखाता है पनडुब्बियों को किसी भी वस्तु को, जैसे मान लो कि पानी के बाहर कोई ऐसी वस्तु को देखना, यहाँ से यहाँ कोई वस्तु है और पनडुब्बी में लगा है पेरिस्कोप, तो इसका काम क्या होता है, इसमें लगे होते हैं दर्पण। मेरे दोस्त यहाँ क्या लगे होते हैं, दर्पण। और जब यहाँ दर्पण लगे होते हैं तो क्या करता है, दर्पण वस्तु के इमेज को प्रतिबिंबित करता है, क्या करता है, इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ से लगी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है इसमें, लेकिन रिफ्लेक्ट करके यहाँ भी लगाया जाता है। तो जब यहाँ लगाए जाते हैं तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, इसके बाद यहाँ वस्तुओं को, यहाँ व्यक्ति की आंख पे, या अगर व्यक्ति है तो इसको यहाँ दिखाई देता है। यानी जब कभी, याद रखिए, जब कभी भी वस्तु देखने की बात आएगी तो हमेशा पहली चीज परावर्तन ही होने वाला है। क्या होने वाला, परावर्तन ही होने वाला। तो इसमें हमेशा जो दर्पण लगाया जाता है मेरे दोस्त, वो समतल दर्पण तो होता है, एक प्रकार का दर्पण तो होगा, लेकिन वो काम किस पर करेगा। अरे ऐसे भी आप समझिए, दर्पण है तो हमेशा किस पर काम करता है, रिफ्लेक्शन पे काम करता है, परावर्तन की क्रिया पे काम करता है, क्योंकि उसमें इमेज का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये चीज याद रखिए कि पेरिस्कोप का प्रयोग तो पनडुब्बियों में किया जाता है, लेकिन वो कार्य किस पर करते हैं, तो परावर्तन, जो पेरिस्कोप होता है वो परावर्तन की क्रिया पे काम करता है। इस बात का ध्यान रखें, यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है मेरे दोस्त, परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन फिर से पेरिस्कोप का है। ठीक है, फिर से अगला सवाल आपका पेरिस्कोप का है। लिखा वही कि पेरिस्कोप बनाने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण का उपयोग होता है, या उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए अब आप, ठीक है, बताइए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो तो हमने बता दिया कि परावर्तन। दूसरी चीज, इसको बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अभी अभी हमने बताया कि इसका प्रयोग करते हैं समतल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का, प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेरिस्कोप बनाने के लिए। तो बताइए अब आपका सवाल यहां से गलत होगा, बताइए, कमेंट करिए भाई जल्दी से। चलिए, क्लियर है ना सारी चीजें एकदम पूरी तरह से। ओके, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए इसका उत्तर, जल्दी से बताइए क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बहुरूप दर्शक में शामिल होती है? वाह वाह, गजब का सवाल है। बहुरूप दर्शक, ठीक है ना, बताइए बहुरूप दर्शक में शामिल, बहुरूप दर्शक में कौन सी घटना बहुरूप दर्शक में शामिल है? ठीक है, यानी कई रूप दिखाए जाएं, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? क्या अपवर्तन का यूज होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन का, विवर्तन का, परावर्तन का, किसका उपयोग किया जाता है जब आपको कई तरह की उसमें क्या दिखाए जाए, इमेजेस दिखाए जाएं? वैसे तो ये छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए यूज किया जाता है। आपको पता होना चाहिए एक डब्बा होता है और उसमें अंदर लगाए जाते हैं क्या क्या लगाए जाते हैं, 2-3 तरह के आपके समतल दर्पण लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं? समतल दर्पण लगा दिए जाते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत से अलग अलग तरह के भर दिए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे गेंद जैसे कलर वाइज। तो क्या करते हैं, जब आप इनको बाहर से तो एक छिद्र द्वारा देखते हैं, इसमें हल्की से जब प्रकाश इंटर करती है तो प्रकाश इंटर करने के बाद इसके बहुत सारे इमेजेस बनते हैं, बहुत सारे कलर प्रेडिक्शन अलग अलग तरह के होते हैं। तो बहुत सारे इमेज बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पहले तो दर्पण का करते हैं, और दर्पण के साथ साथ दर्पण अगर आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो किस क्रिया पे काम करेगा, तो वो हमेशा परावर्तन पे काम करता है। किसी व्यक्ति की अगर कई इमेज देखने हो, बहुत रूप देखने हो, तो उसके लिए आप दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं? दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपका ये हमेशा दर्पण किस पे कार्य करता है? परावर्तन पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन। जब भी दर्पण की बात आए तो आप क्या लगाएंगे? परावर्तन ही लगाएंगे। हमेशा दर्पण किस पे आधारित होते हैं? परावर्तन पे आधारित होते हैं। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइए अगला सवाल। एक दूसरे से समकोण पर रखे दो दर्पणों में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इमेजों के नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? बताइए, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? बताएंगे भाई कि प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? दो दर्पण हैं, दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के राइट ट्रायंगल पे रखे, 90 डिग्री पर रखे, ये रखें, ये दो दर्पण आपके समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे हुए। तो बताइए यहां पर अगर कोई वस्तु रखी जाए तो उसके कितने इमेज बनेंगे? वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है, इससे बहुत तरह के सवाल बनते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसमें इमेजों की संख्या क्या होगी। ठीक है ना, प्रतिबिंबों की संख्या तो फार्मूला होता है 360/θ-1। कितना होता है? 360/θ-1। अब आप देखिए यहाँ 360 और डिवाइड करेंगे, थीटा कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस, तो 9 चौक 36, यानी 4 - 1 कितने इमेज बनेंगे? आपके इमेजों की संख्या हो जाएगी 3, ऑप्शन नंबर बी। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आपका आंसर क्या होगा? आ जाएगा। ओके, चलिए। हाँ, इसमें कभी कभी इसमें भी बच्चे ज्यादातर अनंत लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं हम आपको बता रहे हैं। अनंत नहीं मेरे भाई, जब 90 है तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला लगाना पड़ेगा 360/θ-1, 360/θ-1 करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके दो दर्पण रखे हों एक दूसरे के पैरेलल, क्या रखे हों? पैरेलल यानी समांतर रखे हों, एक दूसरे के समांतर, तो इनके बीच अगर वस्तु रखी जाए तो उसके कितने इमेज बनेंगे? तो आप इसका उत्तर हमेशा बताएंगे इनफाइनाइट। क्या बताएंगे? अनंत बताएंगे, जब एक दूसरे के समांतर रखे हों। कैसे रखे हों? समांतर रखे हों, तो उसका उत्तर हमेशा क्या आता है? उसका उत्तर हमेशा अनंत आता है। ठीक है, तो ये अनंत होगा, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन 90 डिग्री पर रखे हैं तो उसका आंसर होगा 3। कितना होगा? यानी 3 आपके इमेज बनने वाले। ओके, क्लियर हो रही ना चीजें? तो मेरे भाई बस ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको हम बता दें कि आपके पिट के एग्जाम के पहले इस पर बहुत सारी क्लास मिलेंगी, जिसमें प्रैक्टिस सेशन ही चलने वाले हैं। आपको पता है कि बहुत कम समय रह गया है, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को आपका एग्जाम है।
तो उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस तो हो रही, साइंस की प्रैक्टिस, और भी कोशिश करेंगे कि आपको और कई कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जहाँ सवाल बार बार पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर में जिस तरह का सिलेबस देखा गया कि यहाँ सवाल आते हैं, उसी तरह उसी कंटेंट पे बेस आपको कुछ सवाल और मिलने वाले। तो बस आपका ऐसे ही साथ और प्यार मिलता रहा तो हम बहुत सारी क्लासें, बहुत से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाने वाले हैं, ठीक है। बस सेशन को शेयर करते रहिए जिससे मैक्सिमम लोगों तक इस क्लास को हम पहुंचा सके, ठीक है। आप यार सेशन को शेयर करने में, लाइक करने में बस इतनी कंजूसी क्यों, किस बात की? आपको करना कुछ होता नहीं है, बस आप दूसरी चीज़ों को तो शेयर करते रहते हैं, लेकिन जब आपके पढ़ने के लिए बात आती है, जब आपके कंटेंट बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उसके लिए आप शेयर नहीं करते हैं। आपको पता नहीं होता कि एक क्लास को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना पहले से आपके लिए कंटेंट तैयार करना होता है, बहुत सारी होती हैं प्रॉब्लम्स। तो आपको इतना हक तो बनता है आपका कि आप इतनी चीज़ें कर सकें, ठीक है ना। आप शेयर कर दें, इतना ही कर लिया करें, ठीक है, जिससे हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा पाएँ इस क्लास को, ठीक है। चलिए, और फिर आगे आपकी मर्जी, जैसा आप करना चाहें, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है कि कंटेंट को प्रोवाइड कराएं, तो कंटेंट आपके लिए बेहतरीन रहेगा, आपको क्लासें लगातार मिलेंगी। बस आप क्या कर सकते हैं ये आपको समझना और सोचना होगा, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, कई लोगों को उत्तर आने लगा है। गोलाकार दर्पण जिसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी, है ना, तो क्या कहलाता है? तो आपने जब भी कभी दर्पण पढ़े होंगे तो दर्पण आपने 3 तरह के पढ़े होंगे कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो बताइए, अगर कोई ऐसा दर्पण है जो गोलाकार दर्पण जिसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी हो, बाहर की ओर मुड़ी हो, तो उसका वो कौन सा दर्पण होगा? वो दर्पण क्या कहलाएगा? बताइए, क्या कहलाएगा दोस्त? चलिए, आपको पता होगा कि आपने एक ऐसा दर्पण देखा होगा। परावर्तक सतह उसे कहते हैं जिस पर प्रकाश डालने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, उसे कहते हैं परावर्तक सतह। तो ये कह रहे हैं परावर्तक सतह जो है वो बाहर की ओर मुड़ी है, यानी ये देखो आप, बाहर की ओर मुड़ी, ये है आपकी परावर्तक सतह, ठीक है ना। जिस पर आप रिफ्लेक्शन करवाते हैं, ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। तो आप जब भी इसमें प्रकाश डालेंगे तो बाहर की ओर प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। यानी ये आपका जो दर्पण है मेरे दोस्त, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए इसको। अगर आपकी परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, कैसे हो? अंदर की ओर, ये जैसे, तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करती? कन्वर्ज करती है। ये क्या कर रही हैं? डायवर्ज कर रही हैं, ये इकट्ठी करती हैं, फैलाती हैं। तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करती है और ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती है। तो ये आपके दोनों दर्पण हैं, ये कॉनकेव है, ये आपका कॉन्वेक्स है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगले सवाल का उत्तर क्या होगा? क्लियर है? चलिए, बहुत सारे लोगों को उत्तर आ रहा, तो बस ऐसे ही आपके उत्तर लगातार आने चाहिए, ठीक है। ऐसे उत्तर आपको बताते रहना है, ओके। बस आप पढ़ते रहिए मेरे दोस्त। पढ़ना आपके हाथ में क्या है कि आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर करना है, क्योंकि लोगों के काम है आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं लेना है, उनसे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको उनसे मोटिवेशन लेना है। अगर आपको कुछ लोग आते जाते ताने मारते हैं कि आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको उन सब चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना। आपको, हाँ ठीक है, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, किसी एग्जाम में नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे आपका जीवन समाप्त हो गया, आपकी लाइफ समाप्त हो गई। आगे बहुत कुछ है, ठीक है ना। सिर्फ आपकी सरकारी नौकरी ही आपके जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बस आपको देखिए, आप बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि जॉब पाने के बाद भी वो खुश नहीं रहते, है ना, बड़ा अंदर घुट घुट के जीते रहते हैं। बहुत पैसा होने के बाद भी वो खुशी, देखिए आपका उद्देश्य होना चाहिए खुशी प्राप्त करना। अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपका हैप्पीनेस हमेशा आपको रहना है,
ठीक है ना, खुश रहना। तो ये चीज़ याद रखिए, आपका लोगों का काम है वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, आपका काम है आपको पढ़ाई करनी बेहतर, आपको अपने टारगेट पे फोकस करना है, ठीक है ना। हाँ कोई तो चलिए अगला सवाल आपका, इसका उत्तर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, लिखा है कि प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की दर्पण की क्षमता को क्या कहा जाता है। वैसे अगर आपको ध्यान है तो हमने ऐसी बात अभी आपको थोड़ी देर पहले बोली है, अभिसरण, अभिसरण या अपसरण, क्या क्या बात हम कर रहे हैं, अभिसरण या फिर अपसरण, अभिसरण या अपसरण। इसको कहते हैं कन्वर्जिंग, क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है, और इसको कहते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। यानी कन्वर्जिंग का मतलब प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना, और डाइवर्जिंग का मतलब अब फैलाना प्रकाश किरणों को। तो वही तो पूछ रहे हैं हम कि प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो दर्पण की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं। थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं, अगर आप भूल गए हैं तो भी दिक्कत में है। उसको आवर्धन कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस लंबाई कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों को। हाँ एकदम करेक्ट, आप सबका उत्तर सही आ रहा। उसको प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना है, फैलाने की जो क्षमता होती है उसे पावर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पावर यानी शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसे पावर या तो शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही उत्तर देते रहिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए इसका उत्तर। हाँ चलिए आ गया आपका, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। किसी दर्पण की फोकस दूरी, चलिए फोकस दूरी की बात कर लेते हैं। फोकस दूरी इन्होंने कहा फोकस दूरी जो है f वो +15 है। कितनी है, +15 है। अब आप बताइए वो दर्पण कैसा होगा, क्या समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा दर्पण होगा, समतल, अवतल, उत्तल, प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो। चलिए हम आपको बताते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब आप कभी एक्सिस पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ा हो, कहीं पर पढ़ा हो, तो आपको पता है इस वाई एक्सिस के जब आप एक्स अक्ष पे दाईं तरफ चलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जब आप बाईं तरफ चलते हैं तो निगेटिव चीज़ें होती हैं कि नहीं, होती हैं ना। अब आप देखिए जरा, अगर हम बात करें मान लो अवतल दर्पण की, किस दर्पण की, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की जब बात करें तो ये आप एक्सिस डाल दीजिए, हाँ ये आपका ध्रुव होता है, पोल होता है, यहाँ से हमने ये रेखा खींच दी। अब आप बताइए इसमें तो फोकस बिंदु यहाँ होता है ना, हमेशा यहाँ पर ये फोकस बिंदु होता है, तो फोकस दूरी भी आपकी ये होगी। तो आप बताइए जब एक्स एक्सिस पे आप इधर चलते हैं बाईं तरफ तो हमेशा चीजें कैसी होती हैं, माइनस में होती है मेरे दोस्त। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी सभी आपकी ऋणात्मक होंगी, सभी क्या होती हैं, माइनस में होती हैं, निगेटिव होती हैं। लेकिन अगर बात करें हम किस दर्पण की, आप अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में वस्तु तो इधर रखी जाएगी क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन इधर कराना है, लेकिन फोकस बिंदु हमेशा यहाँ होगा, फोकस बिंदु हमेशा यहाँ पर होगा, और यहाँ होगा तो हमेशा आपका ये जो फोकस दूरी है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि पॉजिटिव, बच्चा बहुत गलत करता है इस चीज़ को कि पॉजिटिव निगेटिव में किसको क्या करें। तो मेरे दोस्त फोकस दूरी अगर पॉजिटिव है तो हमेशा याद रखिए कौन सा दर्पण होगा, वो उत्तल दर्पण होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। लेकिन अगर आपकी फोकस दूरी निगेटिव है तो आपका कॉनकेव मिरर होगा, अवतल दर्पण होगा। और अगर फोकस दूरी आपकी इनफाइनाइट है, अनंत है, तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। बताइए
क्लियर हो गई ना तीनों बातें? अब तो आप नहीं भूलेंगे। चलिए, बस आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। आपको यही सारी चीज़ें तो याद रखना है और कुछ भी भूल जाइए आप, ठीक है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको ये छोड़ के सब याद रहता है और आप इसे ही याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। यही तो एक प्रॉब्लम है आपके साथ कि आपको जो याद रखना चाहिए वो याद होता नहीं है और जिसे भूलना चाहिए वो पूरा टाइम याद रहता है। यही रहता है ना। चलिए चलिए, अगला सवाल का उत्तर बताइए, ठीक है। उत्तर बताइए। बताइए भाई, क्या होगा यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है और उसकी फोकस दूरी f। तो इनमें आपको रिलेशन बताना है कि r और f में क्या संबंध होता है। r इज इक्वल टू एफ, r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू f बाई 2, r इज इक्वल टू 3f। बहुत गलत करते हैं बच्चे ऐसे सवालों को, छोटे छोटे सवाल, प्यारे प्यारे सवाल, और आप गलत कर जाते हैं। कैसे गलत कर सकते हैं? देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो फोकस दूरी होती है मेरे दोस्त, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी हमेशा किसकी आधी होती है? और लड़का इस बात को जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर सी लगा के दे देता। मेरे भाई, r बराबर f बाई 2 नहीं होता है, f बराबर r बाई 2 होता है। क्या होता है? f बराबर r बाई। जब आप दर्पण कोई बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका अगर r है, ये क्या है, ये यहाँ पर r है, r है, ये मान लो केंद्र है, केंद्र O। तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी r होती है, लेकिन जो आपकी फोकस दूरी होगी वो इसके आधे पर होगी, यहाँ पर होगी f, यहाँ पर, ठीक है। जो फोकस दूरी होगी पूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती हमेशा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर f बराबर r बाई 2 होता है तो आप 2 को इधर लाइए तो r बराबर हो जाएगा कितने f, 2f, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर रहते ही करते रहना है, ठीक है। आपके कमेंट नहीं रुकने चाहिए, आपके आंसर लगातार आते रहने चाहिए और सेशन को शेयर करते रहना है, ठीक है। बस सेशन को शेयर करते रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लास सबसे पहले टाइम पर मिल सके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। कह रहे हैं कि आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो, आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। दर्पण होने की संभावना क्या है? आपका इमेज जो है वो सीधा दिखाई देता है। क्या आपको पता है कि किस दर्पण में सीधा बनता है? हाँ ठीक है भाई, बहुत से लोगों को उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे उत्तर बताते रहिएगा, ठीक है। बताते रहिएगा ऐसे ही। या तो पहला ऑप्शन है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। मेरे दोस्त, आपको पता है कि जब आप समतल दर्पण में, पहला ऑप्शन जो है आपका समतल, जब आप समतल दर्पण में अपना इमेज देखते हैं तो आप सीधा ही तो देखते हैं। आपका इमेज कैसा दिखाई देता है? सीधा। हमेशा समतल दर्पण में सीधा बनता है। तो समतल में तो बनता है, समतल में तो सीधा बनता है, लेकिन क्या केवल समतल में बनता है? नहीं, केवल समतल में नहीं बनता। अवतल में हमेशा इमेज उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। अगर वस्तु यहाँ रखी है तो उसका इमेज उल्टा बनेगा, ठीक है। अवतल में उल्टा बनता, हाँ कुछ कंडीशन में सीधा बनता है। वो एक कंडीशन में, कब कब? जब आपकी वस्तु F और P के मध्य में रखी हो, जब आपकी वस्तु F और P के मध्य में रखी हो, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी है केवल। तो केवल अवतल भी ऐसा नहीं है। अब अगला ऑप्शन है केवल उत्तल। केवल उत्तल नहीं, हाँ उत्तल में सीधा बनता है। उत्तल में भी आपका इमेज कैसा बनता है? सीधा बनता है। हमेशा इधर दाईं तरफ बनता है और दाईं तरफ बनता है। सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। किसी भी अगर दर्पण में अगर प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है तो सीधा बनने का मतलब वो है आभासी बनेगा, वास्तविक कभी नहीं होगा। तो समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। तो आपका उत्तर केवल समतल या केवल उत्तल नहीं होगा, या तो समतल और या उत्तल होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई?
डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, हाँ डी ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आगे कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी जाती है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। मस्त सवाल है, तगड़ा तगड़ा सवाल। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रख रहे हैं आप, तो आपका प्रतिबिंब, अभी तो हमने बताया पहली चीज तो उत्तल दर्पण के सामने जब आप वस्तु रखेंगे, जब भी आप उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, तो जितने ऑप्शन में आपका प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो उन्हें तो हटा दीजिए। पहले ऑप्शन कह रहे हैं कि ध्रुव पी पर वस्तु के समान आकार आभासी सीधा प्रतिबिंब, ठीक है अभी रहने देते हैं। फिर है कि वास्तविक उल्टा छोटे आकार, वास्तविक उल्टा तो हटा दीजिए, वास्तविक उल्टा नहीं। और याद रखिए कि इसमें आपका जो इमेज बनता है वो हमेशा छोटे आकार का बनता है। कैसा बनता है, छोटे आकार का। अगर आप उत्तल दर्पण देखें तो उसमें जैसे आपको पता है कि गाड़ियों में बैक साइड देखने के लिए, पीछे गाड़ियों को देखने के लिए जो मिरर लगाया जाता है वो उत्तल होता है, जिसमें बड़े बड़े ट्रकों, बड़े बड़ी गाड़ियों के प्रतिबिंब बड़े छोटे से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सीधा तो बनेगा ही और छोटा भी बनेगा और आभासी बनेगा। कहाँ बनेगा मेरे दोस्त, आभासी। ये तीन बातें आपको याद रखनी कि अगर उत्तल दर्पण है तो उसमें सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। और ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आभासी, सीधा, छोटा आकार और ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में ही आपका इमेज बनता है। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि छोटा रहेगा, आभासी रहेगा, ठीक है ना, और कैसा रहेगा, और सीधा रहेगा। तो याद रखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान अगर इधर उधर लगाए तो फिर आपका सवाल ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, इजाजत है आपकी। ओके, चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। अब बताइए, आवर्धन की बात हमने शुरुआत में ही कर ली है। अगर आवर्धन आपने शुरू में समझ लिया है तो आवर्धन अब आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण तो अभी हमने बता दिया है। उत्तल दर्पण में हमने कहा कि इमेज हमेशा छोटा बनता है दोस्त। कैसा बनता है वस्तु से, और अगर छोटा बनता है तो क्या आवर्धन एक के बराबर होगा, क्या एक से बड़ा होगा, नहीं। अगर आपका इमेज छोटा बन रहा है तो हमेशा एक से कम होगा। फिर से हम एक बार बता देते हैं कि अगर इमेज की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है तो एक के बराबर होगा, अगर इमेज की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी है तो एक से कम होगा, और अगर बड़ी है तो एक से अधिक होगा। और उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। इसका मतलब आपका मैग्निफिकेशन एक से क्या होगा, कम होगा। एक से क्या होगा, कम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा सही हो जाएगा दोस्त, बी आपका ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कितनी भी कोशिशें कर लो हमें गिरा नहीं पाओगे, कितनी भी कोशिशें कर लो हमें गिरा नहीं पाओगे। अगर हमने तुम्हें गिराया तो खुद को उठा नहीं पाओगे, अगर हमने तुम्हें गिराया तो खुद को उठा नहीं पाओगे। और तुम्हारा खेल है साजिशों का, मेरा मेहनत का, तुम्हारा खेल है साजिशों का और मेरा मेहनत का। अगर सच सामने आया तो नजरें कहाँ मिला पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगले सवाल का उत्तर बताइए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। क्या कह रहे हैं सवाल में, कह रहे हैं निम्न में कौन अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करता है। बताइए भैया, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करता है, कौन है जो अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करता, बताइए बताइए। अवतल दर्पण का कार्य होता है मेरे दोस्त प्रकाश को कन्वर्ज करना,
प्रकाश को इकट्ठा करना। क्या करना? प्रकाश को इकट्ठा करना। अब आप बताइए, पहला ऑप्शन है सर्च लाइट। सर्च लाइट में आप प्रकाश को इकट्ठा नहीं करते क्या? करते हैं। आपने देखा हो कभी कि मूवियों में या गानों में आप देखते हो कि जब नायक और नायिका डांस किया करते हैं तो उनके ऊपर एक रिफ्लेक्शन पड़ता रहता है, सिर्फ लाइट उन्हीं के ऊपर पड़ती है। तो जो लाइट उनके ऊपर डाली जा रही है वो अवतल दर्पण के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रही है। किसके द्वारा रिफ्लेक्शन किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करके नायक और नायिका के ऊपर ही फोकस किया जाता है। ठीक है ना? तो हमेशा उसी को कहते हैं सर्च लाइट। वो नायक नायिका जहाँ जहाँ डांस करते हैं तो उन्हीं को सर्च लाइट। और भी प्रयोग किए जाते हैं, कई सेनाओं में भी प्रयोग किए जाते हैं सर्च लाइटों का, बॉर्डर पे। ठीक है ना? वो सर्च लाइट का प्रयोग करते हैं कि कोई कहीं से दुश्मन तो नहीं आ रहा, उसके लिए सर्च करके लाइट, है ना? तो वो उन पे भी आपको लाइट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो सर्च लाइट में तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट तो एकदम सही है। अगला है सौर भट्ठी। सौर भट्ठी आप जानते होंगे, सोलर पैनल वो सब जानते होंगे। ये भी किसके आधार पे काम करते हैं? प्रकाश को इकट्ठा करके एक जगह फोकस करते हैं, जिससे चीज़ें क्या हो जाती? हीट हो जाती। जब प्रकाश की किरणों को आप एक जगह कन्वर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगी वस्तु। आप खाना बनाने में प्रयोग कर सकते हैं और अन्य चीज़ों में भी जो प्रयोग करते हैं। तो सौर भट्ठी हो गया, इन सब चीज़ों में प्रकाश को इकट्ठा। आपको हमने कहा कि जहाँ भी प्रकाश इकट्ठा करने की बात आएगी तो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। तो सौर भट्ठी भी आपका एकदम करेक्ट है, वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला है कार की हेडलाइट। कार की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्त। ठीक है ना? वहाँ भी आप नहीं तो अगर गाड़ियों में आप उत्तल दर्पण का प्रयोग करें तो प्रकाश की किरणों को फैला देगा, और अगर फैला देगा तो आप दूर तक नहीं देख पाएंगे। वो क्या करता है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा करके एक जगह फोकस करता है तो आप दूर तक देख पाते हैं। तो इसलिए हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है, कौन सा? रियर व्यू मिरर। ये रियर व्यू मिरर क्या है मेरे भाई? रियर व्यू मिरर जो बैक साइड देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? बैक साइड देखने के लिए। तो उसमें हमेशा कौन सा करते हैं? कौन सा करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, वहां अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो कभी कभी ऐसी शब्दावलियां लिखते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप आंसर नहीं बता पाते हैं। तो इसे ध्यान रखना कि बैक साइड देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे फिर से वही सवाल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि कार की हेडलाइट के लिए प्रयुक्त दर्पण, कार की हेडलाइट के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होगा? बताइए, कार की हेडलाइट के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होगा? अभी अभी हमने कहा, लेकिन ऑप्शन बड़े प्यारे हैं इसके। ठीक है। पहला ऑप्शन है कि गोलाकार अवतल, समतल, अवहेलनाकार और परवलिक, पैराबोलिक। ठीक है, अवतल। अब बताइए, अब यहां बच्चा कंफ्यूज होगा, यहां पर उसको समस्या आने वाली है, यहां पर उसे समस्या आने वाली है कि नहीं? बस इन्हीं समस्याओं से तो आपको बचना है, यहां समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए देखिए, जो आपकी कार की हेडलाइट होती है उसमें अवतल का प्रयोग तो करते हैं, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि अवतल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अवतल ना हो करके अब ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाएं कि गोलाकार, ठीक है ना, गोलाकार के साथ साथ आपका समतल, ठीक है, बेलनाकार या परवलिक। परवलिक का मतलब पैराबोलिक, पैराबोलिक, परवलिक। तो आप बताइए, जब इस तरह के ऑप्शन हो तो क्या लगाएंगे आप? गोलाकार नहीं लगाएंगे, गोलाकार नहीं होता मेरे दोस्त, ये हमेशा इस आकार का होता है, इस आकार का। और ये जो आकार होता है ये पैराबोलिक होता है। क्या होता है? पैराबोलिक, यानी परवलिक आकार का। किस आकार का? परवलिक आकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल तो रहेगा, लेकिन अगर अवतल के साथ साथ परवलिक लिखा है तो आपको यही ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, परवलिक अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हो गई ना चीजें? तो बस ऐसे ही तो क्लियर करना है। अब बताइए, ईएनटी के डॉक्टर किस तरह का दर्पण लगाते हैं अपने हेड में? कि दर्पण लगाते कभी देखते हो ना कि आंख, नाक और गले के जो डॉक्टर होते हैं, है ना, ईएनटी मतलब ईयर, नोज, थ्रोट, है ना, आंख, कान और गले वाले जो डॉक्टर होते हैं, जब वो चेक करते हैं तो यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं लाइटों के लिए। तो वो कौन सा दर्पण होता है? वो किस दर्पण का? अभी तो हमने कहा अगर आपको अंदर तक की चीज़ों को देखना है, ठीक है,
तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना होगा। क्या करना होगा, प्रकाश किरणों को जब इकट्ठा करेंगे तो एक जगह आप फोकस करके देख पाएंगे। तो जब इकट्ठा करने की बात आए मेरे दोस्त, तो हमेशा याद रखिए कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। जब भी कन्वर्ज करने की बात आए तो आपका कनकेव मिरर होगा, हमेशा अवतल दर्पण होगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा, गुड, वेरी गुड। ऐसे ही उत्तर आप बताते रहिए, ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर लगाते रहना है, बस लगातार आपको ऐसे आंसर बताते रहना है, ठीक है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको यहाँ मिलने वाले, वो सभी सवाल जो आपके पेपर में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगला सवाल का उत्तर क्या होने वाला है। क्या कह रहे हैं, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। अब हजामत बनाने के लिए आप किस तरह के दर्पण का प्रयोग करेंगे। कह दो हम तो घर में भी समतल दर्पण में बना लेते हैं। ठीक है भाई, बना लेते हैं समतल दर्पण में, ठीक है ना। आप दाढ़ी वगैरह जब बनाते हैं तो उसके लिए आप ठीक है समतल दर्पण में बना लेते हैं, यूज कर लेते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो क्या होगा, वो आपसे आंसर ही पूछना चाहता है। हाँ ठीक है, तो देखिए आपको क्या है कि आपको प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा देखना चाहिए। जब आप दाढ़ी वगैरह सेव करते हैं, जब बनाते हैं, तो आपको इमेज क्या चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। और जब बड़ा देखने की बात आती है तो आप हमेशा किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, अवतल का प्रयोग करेंगे। किस दर्पण का प्रयोग करेंगे दोस्त, अवतल का। समतल तो बराबर दिखाता है, इसलिए काम तो चला ही लेते हैं, चलाने तो उत्तल में कर लेंगे, छोटा दिखेगा, हो जाता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो चाहिए आपका वो कनकेव मिरर होगा, अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। इसमें आपको इमेज बड़ी दिखाई देगी, ठीक है, बड़ी देख सकते हैं। तो क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल बहुत प्यारा है और बहुत गलत होता है बच्चों से, ठीक है। चलिए बताइए, ये कह रहे हैं कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, दूरदृष्टि दोष से एक व्यक्ति पीड़ित है, तो उसमें बताइए। एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो हम यहाँ हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहे हैं। दूरदृष्टि दोष से एक व्यक्ति पीड़ित है, तो बताइए उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है। चलिए आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा। जैसे आपकी जो आंख होती है, आंख, इसमें आपको पता है यहाँ पर रेटिना होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है रेटिना। अब आपकी अगर आंख स्वस्थ है पूरी तरह से, कैसा है, स्वस्थ आंख है, तो जब आंख स्वस्थ है तो आपका इमेज हमेशा रेटिना पर बनेगा। ध्यान से समझना, ये बहुत गलत करते हैं बच्चे। स्वस्थ आंख है अगर, एकदम कोई दोष नहीं है, तो हमेशा इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। लेकिन आगे आपसे कह रहे हैं कि अगर दूरदृष्टि दोष है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष में वस्तुएं हमें दूर की दिखाई देती हैं। इसमें भी बच्चे बहुत गलत करते हैं कि दूरदृष्टि दोष है तो हमें दूर नहीं दिखेगा। अरे भाई, दूरदृष्टि दोष है तो उसमें दूर ही दिखता है, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे आपको बताएं, देखो निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, आपसे कभी गलत नहीं होगा, बस एक बार ध्यान दे दो। निकट दृष्टि दोष है अगर, तो इसमें आपको वस्तु कहाँ की दिखाई देगी, हम बताते हैं। निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। कौन सा कहते हैं मेरे भाई, इंग्लिश में मायोपिया। मायोपिया, कौन से पियो, कौन से पिया, मायोपिया। कौन से पिया, मायोपिया। मायोपिया का मतलब मेरे पिया। और मेरे पिया कब अच्छे से नजर आएंगे, पास होंगे तो। कैसे नजर आएंगे, तो निकट दृष्टि दोष में पास का नजर आता है, एकदम करीब का, दूर का नजर नहीं आता। इसमें स्पष्ट वस्तुएं पास में दिखती हैं, ठीक है ना। और दूरदृष्टि दोष क्या होता है, देखो आप, दूरदृष्टि दोष की अंग्रेजी होती है हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा, हाइपर। हाइपर का मतलब तनाव में है, किसमें है, तनाव में। अगर पिया तनाव में आए तो कहाँ नजर आएंगे, दूर नजर आएंगे। तो दूरदृष्टि दोष में दूर दिखते हैं और निकट दृष्टि दोष में पास दिखते हैं। तो मायोपिया का मतलब पास है मेरे पिया, तब अच्छे से नजर आएंगे। और दूरदृष्टि दोष में हाइपर है, यानी तनाव में, अगर टेंशन में है तो तुमसे दूर नजर आएंगे। तो दूरदृष्टि दोष में दूर दिखता है और निकट दृष्टि दोष में
निकट दिखता है। बात समझ पाए इसको? तो अब आपसे गलत होगा? नहीं होगा। अब आप देखिए, निकट दृष्टि दोष में अगर निकट दिख रहा है तो इसका मतलब आपका इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है? पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो इमेज बनता है वो रेटिना से पहले बनता है। रेटिना से कहाँ बनता है? पहले बनता है, क्योंकि पहले वस्तुएं दिखाई देती हैं, करीब वस्तुएं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में, कौन से? दूर दृष्टि दोष में मेरे दोस्त वस्तुएं दूर नजर आती हैं, तो रेटिना से पीछे बनता है। पर इमेज कहाँ बनता है? रेटिना से पीछे बनता है। तो मुझे लगता है कि अब आप ये तीनों बातें समझ गए होंगे। अब आपसे ऐसा सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो जब भी कभी इसकी बात आए तो इसमें कंफ्यूजन शायद अब आपको नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट वस्तुएं दिखती हैं, दूर दृष्टि दोष में दूर दिखती हैं। ठीक है, तो स्वस्थ आंख पे हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बन जाता है, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के कहाँ? पीछे। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको दूर का तो दिखता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देगा। ओके, चलिए, क्लियर हो गई ना सारी चीजें? ओके, बहुत बेहतर। बस ऐसे ही आप लगातार क्लास में बने रहें, आपको ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे मेरे दोस्त, तो आप दोबारा कभी साइंस भूल नहीं सकते। ठीक है, आप भूलना चाहोगे भी तो नहीं भूल पाओगे। ठीक है, चाह कर भी आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, ना 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 ना। चलिए अगला सवाल बताइए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया जाता है और आपको याद नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मेरे दोस्त? वायु का। बताएंगे क्या होगा? बताइए बताइए, ऑप्शन कितने प्यारे हैं ये तो देखिए। आप बस 1 पॉइंट समथिंग याद रखते हैं, है ना, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये हमने आपसे पूछा है तो नहीं याद है। 1.03? अरे नहीं भाई, 1.03 नहीं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003। क्या होता है दोस्त? 1.0003। ठीक है ना, ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? याद रखिए इसे, कई बार सवाल आ जाता है ऐसा। ठीक है ना, तो वायु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स। ओके, चलिए अगला हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब बताइए, हीरे का आ गया, हीरे का। डायमंड का बताइए, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये भी बच्चों से गलत होता है। किसमें गलत होता है हम बताएं? 2.24 और 2.42 में कंफ्यूजन होता रहता है दोस्तों को। किसमें? 2.24 और 2.42। आप बताइए, हमने आपको ऑप्शन दे दिया, अब इन दोनों में बताइए। आपके पास तुक्का लगाने के 50% चांस है। ठीक है ना, अगर आप तुक्का लगाएंगे तो एक तो सही होगा ही, पर बताइए कौन सा? क्या 2.42 या 2.24? बताइए क्या आएगा। तो दोस्त याद रखिए, ये कभी आपका आंसर नहीं होता, आपका आंसर होता है 2.42। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला उत्तर बताइए, उड़ा दीजिए अब आप। अगला उत्तर आप बताइए। ठीक है, बताइए बताइए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? होगा कोई जाने। बताएं, आया कुछ? नहीं आया क्या? आ रहा है? हाँ कह दो, ऐसे आंसर तो बहुत जल्दी हम बता लेते हैं। एक अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहां से निकलेगी? कहां से निकलेगी बताइए। प्रकाशिक केंद्र नहीं जानते क्या? ओहो हो, ऑप्टिकल सेंटर दोस्त, ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर, इसी को तो कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, आपने जब लेंस कभी पढ़ा तो लेंसों में आपको यह सिखाया जाता है, जैसे आपका अवतल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, इसके मध्य में यहां होता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, यहां पर। ठीक है,
यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, अब आप जब भी कभी इसमें कोई प्रकाश की किरण डालेंगे तो अगर वो प्रकाशिक केंद्र से आती है तो सीधे गुजर जाती है। कैसे गुजर जाती है? सीधे गुजर जाती, कभी वो विचलित नहीं होती है, उसका विचलन कभी भी नहीं होता है, वो अपने मार्ग से नहीं भटकती है। तो आपको भी इसी तरह होना है, आपको भी अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, ठीक है ना। बिना विचलित हुए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है ना। हाँ, तो जब भी कभी प्रकाश की किरण अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी, तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी विचलन के। कैसे जाएगी? बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। ओके, हाँ दोस्त, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब भी ऑप्टिकल सेंटर से कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है आपका, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी संभावित शक्ति की गणना कीजिए। अब बताइए, संभावित शक्ति की गणना कीजिए। क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है गुलशन? देखो, P बराबर आपको पता होना चाहिए, पावर शक्ति बराबर होता है P बराबर 1/F, लेकिन F जब मीटर में है, किस में है? और अगर आप चाहते हो कि सेंटीमीटर में हो तो इसे 100/F लिखना, तो ये किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में। जानम देख लो, हाँ, तो P बराबर यानी पावर बराबर होता है 1/F या 100/F। जब सेंटीमीटर की बात होगी फोकस दूरी की तो 100/F, और जब मीटर में निकालना हो तो 1/F। अब आप बता दीजिए इसका उत्तर, अब तो बता दीजिए ना दोस्त, अब तो बताइए। अब आपकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, अब आप सेंटीमीटर है तो यहाँ रख दीजिए, तो 100/25 कितना आ जाएगा? 25 चौको 100। और क्षमता की मात्रक तो बताएंगे, क्या होती है क्षमता की मात्रक? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है दोस्त? डायोप्टर। कितने डायोप्टर? 4 डायोप्टर। आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है फार्मूला, इस पे सवाल आता रहता है कि P बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर शक्ति बराबर 100/F या फिर 1/F, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। लिखा है कि शक्ति +2D वाले लेंस की फोकस दूरी बताए। अब बताइए ना, कि अब कह रहे हैं कि 2D फोकस दूरी है, 2D P बराबर है, P बराबर 1/F। चलिए, मुझे तो अभी ये नहीं पता है कि ये सेंटीमीटर में आएगा मीटर में, लेकिन ऑप्शन एक ही होगा, तो इसलिए आप पहले मीटर में निकालिए। अभी आपका P दिया गया है 2D, आपकी पावर दी गई है 2 बराबर 1/F, तो F बराबर 1/2, तो यानी आ जाएगा 0.5। 0.5 क्या मीटर? क्या 0.5 ऑप्शन में है मीटर में? नहीं है, 50 मीटर है। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? सेंटीमीटर में। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। तो 27 सवाल हो चुके हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ओके, चलिए, तो बस ऐसे छोटे छोटे सवाल, प्यारे प्यारे सवाल जो आपके पेट के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आपको पेट के एग्जाम में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर ये सवाल आपको नहीं आता है तो फिर क्या आता है भाई? इससे आसान कोई सवाल हो सकता है? फिर आप तैयारी काहे कर रहे हो, काहे समय बर्बाद कर रहे हो, अगर इतना छोटा सवाल, इतना घिसा पिटा सवाल अगर आपको नहीं आता है, ठीक है। ये सवाल का उत्तर तो सबको आना चाहिए। देखो देखो, कुछ तो बड़बक ऐसे हैं जो बता देंगे कि 25 सी ऑप्शन। अरे भैया 25 mm नहीं, ठीक है ना। पहले ध्यान से देख तो लिया करो कि ऑप्शन कौन कौन कैसे हैं। 25 तो डी में भी है, तो फिर तो मेरे दोस्त सुस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है
वो हमेशा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ना कि 25 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे सवालों को तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर ये सवाल भी आपको आज तक याद नहीं है तो तैयारी बंद कर दीजिए, अभी तैयारी में कोई दम है नहीं। ठीक है, सही बात तो यही है, फिर आपकी तैयारी का क्या मतलब है? तो ये कुछ सवाल थे लाइट से संबंधित, बेहतर सवाल आगे और करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोल किसका मात्रक? बताइए भाई, मोल किसका मात्रक है? बताइए, कई लोग इसमें फंसने वाले हैं। मोल किसका मात्रक है ना? है तो समस्या। बताओ, ये गलतियां आप कब तक करोगे? अच्छा, ज्योतिफ्लक्स का कौन है प्राणी? ये हाल है। द्रव्यमान तरंग दैर्ध्य ज्योतिफ्लक्स, बताइए मास का है, वेवलेंथ का है, किसका है? ज्योतिफ्लक्स का है, नन ऑफ दीज। है कुछ नहीं पता क्या? तो फिर क्या पता है? मोल मात्रक नहीं पता है? अरे दोस्त, ये होता है पदार्थ की मात्रा का। किसका? पदार्थ की मात्रा का होता है मात्रा, पदार्थ की मात्रा का। किसका? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ठीक है, पदार्थ की कोई मात्रा है, उसका मात्रक ये होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई गुब्बारा है, गुब्बारे में कुछ वायु भरी और कहते बताइए वायु कितनी है, तो आप कह सकते हैं 2 मोल 3 मोल। पदार्थ ही तो है, पदार्थ की मात्रा, तो उसका मात्रक मोल होता है, मोल। ठीक है, अगला बताइए, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? वेक्टर पूछ रहे हैं, क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर बताइए। सदिश वो राशियां जिनके साथ दिशा और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें ही तो कहते हैं सदिश राशि। अब पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं कि आर्द्रता। अरे भाई, ह्यूमिडिटी का क्या काम? ह्यूमिडिटी में आपको दिशा की जरूरत पड़ती है क्या? कितनी ह्यूमिडिटी है, ऐसा तो कभी नहीं कहते कि इस डायरेक्शन में इतनी है, उस डायरेक्शन में उतनी। दिशा की वहां कोई जरूरत नहीं होती है। आगे है आपका आवेश। आवेश है, आवेश के लिए कभी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बल फोर्स की बात करिए आप, फोर्स की बात बताइए। फोर्स जो होता है, इसको बल। अब आप देखो, जैसे किसी वस्तु में आप फोर्स लगा रहे हो तो ये कंफर्म होना चाहिए ना कि आपको फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है। अब आपको साइकिल ले जाना है उत्तर दिशा में, अब फोर्स कहीं भी लगाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसमें आपको फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। आपको कोई चीज़, मान लो इसको गिराना मुझे, तो ये कंफर्म कि किस दिशा में आपको फोर्स लगाना। तो बल में आपको क्या चाहिए भैया? डायरेक्शन और प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना, और परिणाम। क्या चाहिए? परिणाम चाहिए, क्वांटिटी। तो दिशा के साथ आपको, वे राशियां जिनके साथ परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं, यानी बल। ठीक है ना, बल। ठीक है, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, इन सब के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, आवेग हो गया, संवेग हो गया, इनमें आपकी कैसी वेक्टर क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगला बताइए, निम्न में से कौन दाब को मापने के लिए इस्तेमाल होता है? अब बताइए, दाब, प्रेशर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दाब, बताइए। बताएंगे, बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। पहला है एनीमोमीटर। अरे भाई, एनीमोमीटर का प्रयोग दाब मापने के लिए थोड़े होता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हो रहा है विंड स्पीड। कौन सी स्पीड? विंड स्पीड, यानी वायु की गति मापने के लिए। किसका प्रयोग? वायु की गति मापने के लिए। अगला है हाइड्रोमीटर। अब बताइए, कई लोग तो होंगे हाइड्रोमीटर तक नहीं जानते हैं। किसका? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसका होता है? रिलेटिवली डेंसिटी का प्रयोग होता है इसमें मापन। किसका? आपेक्षिक घनत्व हिंदी में कहते हैं। किसका? आपेक्षिक घनत्व। अगर आप हाइड्रोमीटर का प्रयोग करें तो आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग? हाइड्रोमीटर। रिलेटिवली डेंसिटी का प्रयोग को मापते हैं।
अगला है हाइग्रोमीटर। ये सब बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मापता है भाई, आर्द्रता को। किसको? आर्द्रता को मापता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी का मापन करता है। आगे है मैनोमीटर। अब आप बताइए, एक ही तो बचा है ना, एक ही तो बचा है, मैनोमीटर। ये किसको मापता है? दाब को। किसको? दाब को मापने का काम करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, कितने सवाल हो गए? 31, 31 सवाल हो गए ना। चलिए और कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। और फिर आपको कल एक बड़ी क्लास मिलने वाली है और ऐसे ही आपका रिवीजन होता रहेगा। पेपर के पहले अगर आप इन क्लासों को बस देख कर चले जाएं तो आपको इतना तो वादा करते हैं कि सवाल इन टॉपिकों से अगर रिलेटेड आता है तो कभी नहीं बचने वाला, ठीक है ना। ये सभी सवाल आप बना पाएंगे। बताइए अगला सवाल बताइए, कौन सा प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित नहीं है? अच्छा, परास अधिकतम ऊंचाई, परास अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल, ठीक है, और पलायन वेग। उड्डयन काल, उड्डयन काल और पलायन वेग। बताइए भैया कौन सा संबंधित नहीं है? जब आप किसी पत्थर को, किसी वस्तु को आप फेंकें, तो जैसे आपने ये फेंका, यहाँ गिरा कर, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये प्रारंभिक बिंदु से ये, इसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। हिंदी में क्या कहते हैं? परास। तो बताइए प्रक्षेप्य गति में परास तो होता है, परास तो होता है। जब आप यहाँ से कोई वस्तु फेंकते हैं तो ये वस्तु कितनी देर हवा में रही है? ये हाइट है, मैक्सिमम ऊंचाई तक तो जाएगी ही ना, तो ये भी संबंधित है, ये भी संबंधित है। लेकिन कितनी देर तक ये हवा में रही है, इसको उड्डयन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका उड्डयन काल। जो आपने टाइम लगा है इसको, है ना, एयर में, वायु में रहते रहते, उसको उड्डयन काल। तो ये भी इसी संबंधित है। लेकिन पलायन वेग कहाँ होता है? जब आप किसी वस्तु को इतना वेग से फेंक दें कि वो किसी ग्रह को पार कर जाए, उसको कहते हैं पलायन वेग। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी पर 11.2 होता है, ठीक है ना। इस वेग से अगर कोई वस्तु पर सेकंड में फेंक दी जाए इतनी गति से, तो वो पृथ्वी के अंतरिक्ष को पार कर जाएगी, ठीक है। तो वो पलायन वेग होता है। तो पलायन वेग का प्रक्षेप्य गति से कोई लेना देना नहीं है। यही आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल शायद सबसे बेस्ट सवाल है इस पूरे सेशन का, पूरे टॉपिक का, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा गलत होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या दिक्कत है इस सवाल में और क्या गलतियां करते हैं आप। बताइए, संवेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है, ठीक है। बताइए, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स कहते हैं, स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए इधर आपको पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त, आपका फोर्स होता है F बराबर mv। क्या होता है? mv, ठीक है। ये ma आप कहिए, ma क्या होता है? ma एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, फोर्स बराबर होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये एक्सेलरेशन होता है, त्वरण, त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को, किसमें परिवर्तन की? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? की दर को कहते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। जैसे मान लो कि आप किसी वस्तु का वेग पहले u है, बाद में v हो जाए तो चेंज हुआ है, लेकिन पर टाइम कितना चेंज हुआ है? यानी v माइनस यू अपान टी जो होता है, पर टाइम जो चेंज होता है, ठीक है ना। इसी को तो कहते हैं वेग परिवर्तन की जो दर है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। वेग परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप देखो, ए की जगह लिख सकते हैं v माइनस यू अपान टी। क्या होता है?
v माइनस यू अपान टी। और तुम्हें पता होना चाहिए संवेग p बराबर होता है mv। क्या होता है? और अगर इसमें चेंज आ रहा है तो इसका मतलब संवेग चेंज हो रहा है। अगर आपका वेग चेंज हो रहा है तो आपका संवेग भी तो चेंज हो रहा है। तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम बल कहते हैं दोस्त। ये तुम्हें समझना, और ये बहुत गलत होता है बच्चों से। देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को तो हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम कहते हैं फोर्स, बल कहते हैं। अब आप इसी की जगह तो लिख देते हैं ए, तो एम ए जो आएगा ये फोर्स ही तो है, लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम है। क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर को। तो याद रखिए, सवाल बहुत गलत होता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 करेक्ट हो जाएगा। उसको हम फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, चलिए आज का सवाल नंबर हम करते हैं 34। ठीक है, 34। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? बताइए, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किस नाम से जाना जाता है? बताएं बताएं, क्या बताया था न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में? बताइए, क्या बताया था? न्यूटन ने बताया था मेरे दोस्त कि अगर कोई वस्तु जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी में रहना चाहती है और तब तक रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है। तो इसको तो हम कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ? न्यूटन का प्रथम नियम, फर्स्ट नियम, पहला नियम। लेकिन इसी को कहते हैं हम जड़त्व का नियम, इनर्शिया का रूल। किसका कहते हैं? जड़त्व का नियम। कोई भी वस्तु जिस पोजीशन में उसी में रहना चाहती है, इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। और मेरे दोस्त, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज का अंतिम सवाल लेते हैं। ठीक है, बस आज का ये अंतिम सवाल होगा। इसके बाद फिर हम आपको कुछ और बेहतरीन, ठीक है ना, 35-40 सवालों की लगातार क्लासें चलती रहेंगी। बेहतरीन बेहतरीन सवाल होंगे। ऐसा ही एक्सप्लेनेशन आपको हर एक सवाल का मिलेगा। ओके, चलिए अगला सवाल बहुत प्यारा, आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी से बहुत सवाल आते हैं पेपरों में, तो उसी पे आधारित सवाल। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ठीक है ना, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम? एनर्जी की बात कर रहे हैं काइनेटिक। ये होता है हाफ ऑफ mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। v क्या है? वेग है। m क्या है? द्रव्यमान, मास है, मास, वेग। और v क्या है? वेलोसिटी। तो बताइए, 1/2 mv² दिया गया है। 16 किलोग्राम तथा 36 किलोग्राम के दो कणों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, तो उनके वेग का अनुपात। अब एक का मास है 16 kg और दूसरे का है 36 kg। कितना है? अब आप बताइए, दोनों की इन्होंने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, समान है। 1/2 m है 16, कितना है? 16 इंटू v² और दूसरे का है 1/2। इसका v1 मान लेते हैं, वेग अलग होगा। इसका 36 इंटू v2²। अब आप कह रहे हैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो इक्वल है तो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। आप बताइए v2 को इधर लाइए तो v1/v2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और बराबर हो जाएगा 36/16। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 6/4, यानी 2 3 6, 2 दूना। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बताइए, तो फार्मूला याद रखिए, इस पे बहुत सवाल बनते हैं और भी आगे सवाल लेंगे। लेकिन आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं। बस आपका जो प्यार मिला, बस ऐसे ही आप लगातार इस चैनल पे बने रहिए और भी दोस्तों को शेयर करते रहिए। और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो जाते जाते एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और आने वाली क्लासें आपकी बेहतर से बेहतर बना सकें। ओके, तो थैंक्स टू ऑल, आप सभी को। और बस ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है ना? ओके, बाय बाय, टेक केयर।